नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश दवे। आज आप सबके लिए एक विशेष प्रोग्राम लेकर आया हुआ हूँ। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, कई लोग कहते हैं कि एक अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है। मगर जो अंधविश्वास कहते हैं वो भी सुबह सुबह अखबार लेकर पहले यही पेज देखते हैं कि आज उसका राशि भविष्य क्या है। कई लोग ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है वो एक मार्गदर्शन है, जिससे हम अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं, किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है उसका ज्ञान हम पा सकते हैं। ऐसा ही एक विषय है वास्तु। वास्तु के लिए भी यही कहा जाता है, कई लोग उसे अंधश्रद्धा में जता देते हैं कि वो अंधश्रद्धा है, और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम वास्तु को फॉलो करें तो हम सुख पा सकते हैं। विषय बहुत गहरा है। मैं भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत कम विश्वास रखता हूँ, मगर आज जब मैं एक सही एस्ट्रोलॉजर से मिला और उनसे मेरी बातचीत हुई, तो ये जो हमारा पॉडकास्ट पब्लिश होने वाला था उससे पहले जो हमने बातें की, उससे मैं भी एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा बहुत जान सका हूँ। और आज ये जो पॉडकास्ट है आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं वो भी जरूर आज का पॉडकास्ट देखें। तो आज हमारे विशेष स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी है सुख्यात एस्ट्रोलॉजर दीपा खन्ना शाह जी। तो स्वागत है दीपा जी आपका हमारे स्टूडियो में। हेलो, नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश और बहुत मजे में होंगे। तो दीपा जी, मैंने हमारे दर्शकों को तो इतना बता दिया कि एस्ट्रोलॉजी है उसमें ये एक श्रद्धा का विषय किस तरह से बन सकता है। तो दीपा जी, आज हमारे सभी दर्शक यह जानने के लिए जरूर उत्सुक होंगे कि एस्ट्रोलॉजी पर सही में क्या भरोसा होना चाहिए। ज्योतिष कोई अंधश्रद्धा का विषय नहीं है। ज्योतिष एक मार्गदर्शन है। देखिए, जैसे कि अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर मिलता है और वो आपकी रिपोर्ट्स देखकर आपको सही से गाइड करता है और आपकी बीमारी दूर हो जाती है, उसी तरह एक अच्छा ज्योतिष भी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या होती है पता है? लोग इसको एक ढकोसला बोलते हैं, या क्यों ज्योतिषों पे लोग विश्वास नहीं करते। उसका एक ये कारण है कि प्रॉपर ज्योतिष से मिलना भी बहुत जरूरी है। देखिए, जो जैसे कि रिपोर्ट्स पढ़ी जाती है ना, उसी तरह से ग्रह और गोचर भी पढ़ा जाता है। तो मैंने देखा है कि लोग इस पे से विश्वास इसलिए उठा देते हैं क्योंकि जब वो मार्गदर्शन लेने जाते हैं और उनको कोई प्रॉपर सलाह देने वाला नहीं मिलता, या उनकी लाइफ में क्या हो रहा है वो कोई बता नहीं पाता है, तो जो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो बता नहीं पाएगा ना, तो उसका सॉल्यूशंस वो कभी नहीं दे पाएगा। इसलिए अच्छे ज्योतिषों की कमी के कारण ज्योतिष एक अंधश्रद्धा बनकर रह गया और लोग इस पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं या कम कर पा रहे हैं। अब दीपा जी, आपने जैसे बात निकाल दी है कुंडली की, जहाँ ज्योतिष है वहां कुंडली तो आएगी ही। मगर जब बात कुंडली की आती है तो फल कथन कहा जाता है कि आपके नसीब में ये है वो है, और किसी की लाइफ कंप्लीट तो होती नहीं है। मगर जब फल कथन किया जाता है, प्रिडिक्शन किया जाता है, तो कुछ ना कुछ दोष बताए जाते हैं ज्योतिष के द्वारा। क्या उसे जो ज्योतिष गाइड करते हैं जिस तरह से, उस तरह से करना जरूरी होता है? कई ज्योतिष ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि आपको ये विधि करनी पड़ेगी, ये स्टोन्स पहनने पड़ेंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ता है एक आम आदमी की जिंदगी में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपकी कुंडली का प्रिडिक्शन वो सही पड़ना चाहिए। ठीक है? अब जैसे कोई भी ज्योतिष के पास जाता है तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तभी जाता है। शौकिया तो कभी कोई ना वकील के पास गया है, ना डॉक्टर के पास गया है, और ना ही कोई ज्योतिष के पास गया है। तो लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तभी लोग ज्योतिष के पास आते हैं। तो अब एक जो अच्छा ज्योतिष है उसकी पहचान पहले क्या है कि आपको सिर्फ उसको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ देना है। अगर वो देखने के बाद, वो उसका कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि ये सारा गणित है, ये पूरा गणित पे निर्भर है, तो गणित करने के बाद यदि ज्योतिष आपका ग्रह गोचर पढ़ने के बाद बताता है कि भाई आपकी लाइफ में ये हुआ होगा और ये हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप एकदम सही जगह पे हैं, यदि उस हिसाब से आपकी लाइफ चल रही है तो। दूसरी बात यह है कि जब हम बर्थ चार्ट या जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें हम क्योंकि ग्रह पढ़ते हैं, हम नक्षत्र पढ़ते हैं, हम गणना करते हैं, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि इसकी लाइफ में
किस चीज की कमी है। कमी इन द सेंस कि क्या ये ऐसी चीज नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से जैसे इनको फल चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो जब हम वो आपको बताते हैं तो देखिए, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन एवरीवेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेट में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास गए, तो पेट दर्द की जब वो दवाई देगा और दवाई आप खाएंगे तो ही आपका पेट दर्द ठीक होने वाला है। उसी तरह से जब आप ज्योतिष के पास आ रहे हैं, वो आपका बर्थ चार्ट स्टडी कर रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा है जो कि आपको सही लग रही है कि हाँ भाई मेरे साथ यही हो रहा है, और फिर जब वो उसके सोल्यूशंस बताता है, तो यदि आप वो सोल्यूशंस करेंगे नहीं तो वो चीजें ठीक नहीं होंगी। और देखिए, मैं जहां तक एक चीज बहुत स्ट्रांगली मैं बिलीव करती हूँ कि जो हमारा जो ये जीवन है ना, ये प्रारब्ध के कर्म, मतलब पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब का जीवन है। तो हम कर्म काटने आए हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। यदि हमने पहले अच्छे कर्म किए होंगे तो हमारे को जिंदगी अच्छी मिल रही है, इजी जा रही है। यदि हमारे कर्मों में कुछ गड़बड़ है तो अभी हम वो सबको, मतलब उस चीज को अभी हम भोग रहे हैं। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि जब आप एक अच्छे ज्योतिष के पास जाते हैं, वो कुंडली देखता है, वो प्रॉब्लम्स बताता है और वो जो उपाय बताता है, तो अगर आप उसको करेंगे तो निश्चित 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 आपको उस चीज का अच्छा फल और आपकी लाइफ में चेंजेस आप देख पाएंगे। अब आपने बता तो दिया कि जैसे ज्योतिष कहते हैं वैसे ही करना है। तो अक्सर ऐसा पाया जाता है कि कोई ना कोई व्यक्ति जब अपनी परेशानी कहता है ज्योतिष को, तो उसके उपचार में कहीं ना कहीं ज्योतिष कहते हैं कि आपको ये जेमस्टोन पहनना है। तो सचमुच क्या जेमस्टोन की इफेक्ट बॉडी पर होती है, या कोई कोई व्यक्ति है उसकी साइकोलॉजी पर या उसके मानस पर रहती है, क्या रहती है? देखिए, जेमस्टोन्स है ना, वो एक एनर्जी है, और जब कुंडली में कोई भी ग्रह अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दे रहा होता है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग जेमस्टोन्स सजेस्ट करते हैं। तो जेमस्टोन्स देखिए, अगर कोई एनर्जी जब हम धारण करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर, मतलब हमारे शरीर के ऊपर और हमारे मानस के ऊपर, वो 100% पड़ता है। और पहली बात, जैसे कि मैं बताना चाहूँ कि ज्योतिष भी है ना, एक विश्वास का विषय है। जितना आप सामने वाले पे विश्वास करेंगे या ज्योतिष पे जितना आप विश्वास करेंगे, तो उसके दिए हुए कोई भी उपाय उतनी ही जल्दी आपके ऊपर वर्क करने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि कहने का मतलब ये होता है कि पत्थर में भी अगर जब हम विश्वास करते हैं ना, तो वो भगवान बन जाता है। तो ज्योतिष में भी विश्वास की बहुत बड़ी भूमिका है। तो जब हम आपको कोई भी जेमस्टोन या कोई भी हम आपको उपाय देते हैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद, तो वो उपाय करने से जो आपका ग्रह जो कि आपको सही फल नहीं दे रहा है, वो अच्छे फल देने लगता है। तो मेरे हिसाब से जेमस्टोन जरूर धारण करना चाहिए। अब जेमस्टोन जो धारण करना चाहिए, वो किस तरह से धारण करना चाहिए? एक तो उसके लिए कुंडली दिखानी है, ठीक है। कुंडली में जो भी वीक आपका ग्रह होगा उस हिसाब से आपको जेमस्टोन धारण करना है। तो दीपा जी, ये जो जेमस्टोन्स रहते हैं, तो क्या हर एक राशि के लिए जेमस्टोन रहता है, या फिर उसकी पूरी कुंडली देखकर पता लगाया जाता है कि इसको ये जेमस्टोन है वो सही रहेगा? मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि आप लीडरशिप नहीं अच्छा कर रहे हैं तो आप पोखराज पहन लीजिए तो आपकी लीडरशिप अच्छी हो जाएगी। तो क्या इस तरह से जेमस्टोन पहना जाता है, या कोई और तरीके रहते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं खुद की बात बताऊं, तो मैं कुंडली विश्लेषण करने के बाद आपका कौन सा लगन है, उसमें कौन सा मार्केश है, मैं वो सब देखने के बाद जेमस्टोन पहनाती हूँ। देखिए, बहुत बड़ी गलती लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि कभी कभार है ना, अपनी कुंडली के मारक ग्रह का भी वो जेमस्टोन पहन लेते हैं। अब जो मारक ग्रह रहते हैं ना कुंडली के, उसका स्टोन आप कभी नहीं पहन सकते, क्योंकि यदि आपने मार्केश का जेमस्टोन धारण किया है तो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल, हेल्थ, मेंटल, ये सभी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा, मतलब वो जेमस्टोन अच्छा तो बाद में करेगा पर उससे पहले आपकी लाइफ में और खराब चीजें होने लग जाएगी। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आप कोई भी जेमस्टोन, पता है कई बार मैंने तो ऐसा भी देखा है कि कईयों को नीलम और पोखराज बहुत अच्छा दिखने में बहुत अच्छा लगते हैं, तो वो उसको धारण कर लेते हैं। और आपने जैसे कि मुझे क्वेश्चन पूछा है कि अगर लीडरशिप नहीं है तो पोखराज पहन ले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जेमस्टोन्स बिल्कुल भी मजाक नहीं है। आपको प्रॉपर अपनी कुंडली दिखवानी है, उसका विश्लेषण करवाना है और ये देखना है कि कुंडली के अंदर कौन से सारक ग्रह है, कौन से मारक ग्रह हैं और कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन से ग्रह नीच के हैं और किस ग्रहों को बल देना है। जिन ग्रहों को बल देना है उसी का ही जेमस्टोन या उसी के ही उपाय आपको करने हैं।
तो दीपा जी, हम जेमस्टोन की बातों में आगे बढ़े उससे पहले आपने दो तीन कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हैं, कोई सारक होते हैं, कोई मारक होते हैं। तो ये सारक मारक ग्रह क्या होते हैं? देखिए, ये तो बात हुई पूरी कुंडली की। जैसे कि अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि जो 12 खाने होते हैं, ठीक है? उसमें जो फर्स्ट हाउस होता है उसे लग्न कहते हैं, ठीक है? तो जो आपका लग्न है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली के अंदर जो फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर लिखा होता है ना, उसका जो मालिक होता है उसे लग्नेश कहते हैं, ठीक है? उसी तरह से जो अच्छे ग्रह होते हैं, जैसे कि जो केंद्र में बैठे हैं, जो त्रिकोण के मालिक होते हैं, जो केंद्र के मालिक होते हैं, वो आपके सारक ग्रह होते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, जो मारक ग्रह, बार बार मैं जो अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि मार्केश मारक, देखिए कि ज्योतिष शास्त्र में कि सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस का जो मालिक होता है उसे मार्केश कहते हैं। ये बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। तो सपोज सेकंड हाउस में अगर आपकी तुला लगन की कुंडली है, मतलब फर्स्ट हाउस में अगर तुला मतलब 7 नंबर लिखा है और सेकंड हाउस में आपका 8 नंबर होगा, मतलब वृश्चिक, तो मंगल आपका तुला लगन की कुंडली के लिए मंगल आपका मारक मार्केश हुआ। तो आपको ना मंगल के स्टोन पहनने हैं और मंगल के उपाय जो कि ज्योतिषीय सलाह से ही आपको करने पड़ेंगे, पर स्टोन तो आपको मंगल का पहनना नहीं है। तो दीपा जी, अब ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि स्टोन है वो जो एस्ट्रोलॉजर जिस तरह से गाइड करते हैं उस तरह से पहनना है। तो सबके लिए क्या एक सा ही रहता है? मान लीजिए कि एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि आपको पोखराज पहनना है, मेरे दोस्त को भी बता दिया कि आपको पोखराज पहनना है, तो दोनों क्या सेम पोखराज पहन सकते हैं? देखिए, चाहे कोई भी जेमस्टोन हो, चाहे आप पोखराज ले लें, चाहे आप नीलम ले लें, ये ना एक वजन पे आते हैं, जिसे कैरेट्स और रत्ती कहा जाता है, ठीक है? तो किसी ने, कोई एस्ट्रोलॉजर ने आपको सजेस्ट किया कि भाई आप कोई भी फलाना स्टोन पहने, फॉर एग्जांपल नीलम पहने, या फिर आप गोमेद पहने, या फिर मूंगा पहने, कुछ भी पहने। तो उसका भी ना पहनने का क्राइटेरिया होता है, जितना पता है, स्टोन भी जातक के वजन के हिसाब से पहना जाता है, उसका भी एक कैलकुलेशन होता है। तो जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, वो देखा है आपको, कभी बोलते हैं कि 3.25 रत्ती का पहन लो या 3.5 रत्ती का पहन लो, इस तरह से। तो वो आपके वेट के हिसाब से कैलकुलेशन होता है और उस हिसाब से ही आपको स्टोन धारण करना पड़ता है और तभी उस स्टोन की इफेक्ट आती है। ऐसा नहीं है कि आपका वजन 60 किलो है और आप 6 कैरेट का स्टोन पहन रहे हैं, 6 रत्ती का आप स्टोन पहन रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो प्रॉपर एक कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन करने के बाद ही वो स्टोन, देखिए स्टोन की क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टोन का वजन भी परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि खाना बनाते हैं तो उसमें नमक मसाले सब बराबर परफेक्ट होने चाहिए ना, तभी उसका मजा आता है। उसी तरह से अगर आप कोई चीज धारण कर रहे हैं और उस चीज की एनर्जी है जो कि आपके ऊपर वर्क करने वाली है, तो उसका भी एक प्रॉपर माप से ही उसको धारण किया जाता है। तो अब ये तो तय हो गया कि हर एक के लिए जो जेमस्टोन रहते हैं उसका अलग अलग नाप रहता है। मगर जेमस्टोन के साथ साथ कुछ विधियां भी बताई जाती है एस्ट्रोलॉजर के द्वारा। तो हर एक जेमस्टोन है उसके लिए अलग अलग विधि होती है, किस तरह से ये सब होता है? देखिए, जैसे कि कुंडली में जब कोई भी दोष होते हैं, बहुत सारे दोष होते हैं अलग अलग कुंडली के अंदर, ठीक है? जैसे कि कुछ कॉमन मैं आपको बता दूं, जैसे कि केंद्रुम दोष है, ग्रहण दोष है, ये सब जो मेजर दोष जो सबको ही पता होते हैं, पिशाच योग जो बनता है कुंडली के अंदर, पितृ दोष है। तो देखिए, हर एक दोष के लिए अलग अलग विधि है। एक बहुत कॉमन है जो कि हर कोई बोल देता है, काल सर्प दोष है कुंडली के अंदर। तो सिर्फ स्टोन से ही कुंडली का निवारण नहीं होता, दोषों का निवारण नहीं होता है। तो कुछ दोष और कुछ योगों के लिए अलग अलग पूजन विधि भी कराई जाती है। लेकिन वही बात हो गई फिर से एक, कि कुंडली का सही विश्लेषण करने के बाद कौन से ग्रह की किसके साथ युति बन रही है। तो अच्छा, मैं एक बहुत अच्छा आपको मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि काल सर्प दोष, ठीक है? तो मेजरली आप देखो तो आजकल क्लाइंट सामने से ही हमें बता देते कि हमारी कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा है। तो मैं उनको जनरली बोलती हूँ, भाई मुझे कुंडली देखने तो दीजिए। अब देखिए, कालसर्प दोष कब बनता है कुंडली के अंदर? जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह घूमे, और राहु और केतु वक्री है, वो सबको पता है, ठीक है? लेकिन देखने में आया, मैंने कितनी कुंडलियां देखी हैं जिसके अंदर है ना कोई काल सर्प दोष बन ही नहीं रहा होता है, वो केतु और राहु के बीच में ग्रह घूम रहे होते हैं सारे, और फिर भी लोग बोलते थे काल सर्प दोष बना। नहीं, आपको पूरी कुंडली सही से, मतलब उसका विश्लेषण पूरा सही से होना चाहिए। कैसे दोष बन रहा है, जैसे केंद्रुम दोष है,
तो जैसे चंद्र है, चंद्र के दूसरे और 12वें खाने में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, तब वो केंद्रुम दोष होता है। लेकिन यदि उसके ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वो केंद्रुम दोष भंग हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी विधि आप करवा रहे हैं या कोई भी विधि आपको सजेस्ट की गई है, तो उसके लिए वो कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण होता है। और हाँ, विधियां जरूर, पूजन जरूर आपको हेल्प करते हैं दोष के निवारण के लिए। ठीक है, अब उसका सॉल्यूशन कैसे लाएंगे? तो सॉल्यूशन लाने के लिए क्या है? या तो कर्मकांड है, या उसका दान है, या आप कोई स्टोन्स धारण करें। मतलब किसी ना किसी तरह से आपको अपनी कुंडली के अशुभ और खराब योगों को का निवारण करने के लिए कोई ना कोई ज्योतिषीय उपाय और सही ज्योतिषीय उपाय करना बहुत जरूरी है। तो दीपा जी, सरल भाषा में अगर समझना चाहे तो कितने प्रकार के स्टोन्स होते हैं? देखिए, मैं आपको कुछ कॉमन स्टोन्स के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली के अंदर चंद्र वीक है, ठीक है, तो आप मोती धारण कर सकते हैं। यदि आपको मंगल ग्रह कमजोर है आपकी कुंडली के अंदर, तो उसके लिए आप मूंगा धारण कर सकते हैं। यदि बुध ग्रह कमजोर है तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। गुरु ग्रह के लिए पुखराज है, शुक्र के लिए डायमंड, और शनि के लिए नीलम। और वैसे देखा जाए तो राहु अगर आपकी कुंडली में वीक है या अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए आप गोमेद, और केतु के लिए लसुनिया। ये मेन कैटेगरीज हैं जो ये स्टोन्स आज मतलब एस्ट्रोलॉजर्स आपको सजेस्ट करते हैं पहनने के लिए। तो दीपा जी, राशि के हिसाब से ही स्टोन अगर पहन लिया जाए तो वो पक्का है कि उससे फायदा ही होगा, उससे कोई हानि नहीं होगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि सिर्फ राशि के हिसाब से स्टोन नहीं पहनने चाहिए। पूरी कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद ही स्टोन पहनने चाहिए, क्योंकि कुंडली में सिर्फ कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है वो नहीं देखा जाता है, उसके नक्षत्र भी देखने पड़ते हैं, ग्रह की डिग्री भी देखनी पड़ती है कि कौन सी डिग्री का कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कौन से नक्षत्र में है, उस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं होता कि मेष राशि है और फलाना ग्रह पहन लिया। अगर मेष राशि है और आपने पन्ना पहना है तो निश्चित आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं किस हिसाब से कह रही हूँ, मैं एक ज्योतिष के हिसाब से कह रही हूँ, लेकिन फिर भी एक कुंडली देखने के बाद कि भाई कौन सा ग्रहों की कैसा उसका कॉम्बिनेशन है, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का है, कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है, तो सिर्फ राशियों के हिसाब से आप स्टोन धारण ना करें, आप कुंडली दिखाएं। और आप कुंडली दिखाने के बाद ही जब आपको एक योग्य मार्गदर्शन मिले उसके हिसाब से ही आप स्टोन पहने। नहीं तो, क्योंकि मैं बोल रही हूँ स्टोन एक एनर्जी है और ये एनर्जी अच्छा करने से ज्यादा आपके लिए नुकसानदायक होगी। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टोन्स अच्छा करने की बजाय आपका नुकसान कर देंगे यदि कुंडली का विश्लेषण ना कराया गया हो। तो मैं आपको ये बताती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कुंडली के अंदर जो मारक ग्रह है वो गुरु है, ठीक है, और अगर आप पुखराज पहन लेते हैं तो आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम्स, लिवर संबंधी प्रॉब्लम्स, इवन सांस की प्रॉब्लम्स, ये सब गुरु ग्रह आपको देकर जाएंगे। अगर आपकी कुंडली के अंदर, देखिए मैं एक बहुत बड़ी बात बताऊं कि आजकल नीलम पहनने का बहुत ट्रेंड है और हमको कितनी इंक्वायरीज आती है, सिर्फ यही पूछते हैं कि क्या हम नीलम पहन लें। जी नहीं, नीलम एक ऐसा स्टोन है कि जो रातों रात रंक को राजा बना सकता है और राजा को रंक बना सकता है। इसलिए बार बार मेरा ये कहने का मतलब है कि नीलम को तो पहले आप टेस्ट भी जरूर करें जब आपको धारण करना हो। जब एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, मतलब मैं बताऊँ, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं जब आपको नीलम धारण करवाते हैं ना, उससे पहले उसका टेस्ट लेते हैं कि 15 दिन जो है वो नीलम की एनर्जी को आपके साथ वो रखते हैं, आपके तकिए के नीचे रखते हैं, आपके जेब में रखते हैं, ताकि वो नीलम जो 15 दिन जो टेस्ट, उसका जो टेस्ट का जो पीरियड होता है ना, वो इसलिए रखा जाता है ताकि वो 15 दिन में पता लगे कि आपको किस तरह के उसके बाद लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपको किस तरह के स्वप्न आ रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, कि जैसे कि नॉर्मल लाइफ से हटकर क्या कुछ चेंजेस देख पा रहे हैं, क्या उसकी एनर्जी आपके लिए घातक तो नहीं है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुंडली में चंद्र मार्केश है और यदि उसके ऊपर कोई खराब ग्रह की दृष्टि पड़ गई, जैसे कि शनि की पड़ गई, और आपने मोती धारण कर रखा है, तो आपका मेंटल स्तर इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा कि आपको सुसाइडल थॉट्स आने लग जाएंगे। कुंडली के अंदर मंगल खराब है, और खराब नहीं, मार्केश है, और आपने मंगल को ग्रहण कर लिया है, तो आपको
वो जोश देने की जगह उल्टा आपको और आलसी बना देंगे। आपको खून से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको होने लग जाएंगी, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्लड रिलेटेड डिजीज आपको होने जाएंगे। शुक्र कुंडली के अंदर मारक है। आपने अगर डायमंड पहन लिया है, आपको पता है कई लोगों को डायमंड पहनने के लिए मना करते हैं, लेडीज ने अगर शुक्र खराब है डायमंड पहन लिया है 100% आपको गायनेक प्रॉब्लम हो जाएगी। जेंट्स का शुक्र खराब है, आपने डायमंड पहन लिया है तो आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे। वो भी छोड़ें, अगर आपका शुक्र मारक है और आपने शुक्र मतलब डायमंड को ग्रैंड करा है, डायमंड की एनर्जी आपने ली है, तो आपका कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक स्टोन ऐसी एनर्जी है, जो स्टोन आप पहन रहे हैं, जो एनर्जी आप धारण कर रहे हैं, उसको कब, कैसे, कितनी धारण करनी है, वो जरूर आपको ध्यान रखना है। नहीं तो एक अच्छी चीज भी आपके लिए नेगेटिव सिद्ध हो सकती है। तो दीपा जी अभी ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि चंद्र जिसको अच्छे फल नहीं दे रहा है वो मोती पहनता है, तो मोती ग्रहण करने से क्या क्या लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे? देखिए, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगी कि जेमस्टोन्स भी आपको कैसे पहनने चाहिए, ठीक है? कैसे इन द सेंस कि क्या क्राइटेरिया होता है जेमस्टोन्स पहनने का। पहले तो ना हमेशा अच्छी क्वालिटी के जेमस्टोन्स लेने चाहिए। जैसे कि आपने मुझसे भी क्वेश्चन पूछा है कि मोती धारण करने से क्या होता है। मोती देखिए, मार्केट में हर चीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आजकल पता है मार्केट में डुप्लीकेट्स भी बहुत मिलते हैं। तो प्लास्टिक का मोती धारण करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है? आपको केसी केसी मोती धारण करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मोती हमेशा ये जो सबसे छोटी वाली जो आपकी उंगली है ना उसके अंदर धारण होता है। तीसरी बात, हमेशा मोती सिल्वर में पहनना चाहिए, चांदी में। चौथी बात कि मोती, जैसे कि मैंने पहले भी बताया और दोबारा बता रही हूँ, का वजन देखा जाता है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर उतने ही रत्ती का मोती धारण करना है। अब जैसे कि बात करें कि मोती क्यों धारण करना चाहिए, तो जब कुंडली में चंद्र आपका थोड़ा वीक हो तब आप मोती धारण कर सकते हैं, चंद्र को बलवान करने के लिए। अब चंद्र किसका ग्रह है? तो चंद्र शीतलता का ग्रह है। चंद्र कहीं ना कहीं माता का कारक है। चंद्र कहीं ना कहीं आपका मन का कारक है। जैसे आप अच्छे से डिसीजंस ना ले पा रहे हो, आपको कंफ्यूजन रहता हो, या आप बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हो, या फिर आप को अपने माइंड के ऊपर अच्छे से कंट्रोल ना हो, कि आप सिचुएशंस को अच्छी तरह से टैकल नहीं कर पा रहे हो, और ऐसी सिचुएशन में यदि कुंडली विश्लेषण के बाद कोई ज्योतिष आपको मोती पहनने को कहता है, तो आपको ये सारे जो मैंने पहले क्राइटेरियाज बताए हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं चंद्र से हम धन को भी देखते हैं, तो मन और धन दोनों को चंद्र से देखा जाता है। तो आप मोती धारण करें, और मोती आपका मन को स्ट्रांग करेगा, आपके धन आवक के नए नए रास्ते खोलेगा, माता के साथ आपके रिश्तों को और मधुर और स्ट्रांग करेगा। और माता के पक्ष में भी, जैसे मामा मामा भी मोती से ही देखे जाते हैं, ठीक है? मतलब सॉरी, चंद्र से ही देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मामा और माँ और ये सारे रिश्ते जो हैं वो चंद्र से देखे जाते हैं। वो रिश्ते आपके स्ट्रांग होंगे, आपका मन अच्छा होगा। तो जब आपका मन अच्छा होगा तो आपके डिसीजन अच्छे पड़ेंगे, तो लाइफ आपकी उसी तरह से अच्छे ट्रैक पे चलेगी। इसलिए आपको मोती धारण करने की सलाह दी जाती है। आपने चंद्र यानी कि शांति की बात तो कह दी, मगर अब जोश की बात करें तो जोश का कारक है मंगल, तो उसके लिए कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए? देखिए, यदि आपकी कुंडली के अंदर आपके मंगल कमजोर है, या फिर आपके अंदर जोश की कमी है, या फिर आप थोड़े लेजी हो रहे हैं, या फिर आपको ब्लड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल हाई बीपी है, ठीक है? और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन मैं अभी बीपी की बात करूँ, छोटी सी बात से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? या फिर आपको मंगल के दुष्प्रभाव दिख रहे हैं कुंडली के अंदर, तो आपको मूंगा धारण करना चाहिए। अब मूंगा जो है वो आपको अपने रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी जातक को मूंगा धारण करना है, उस जातक के वजन से कैलकुलेशन करने के बाद ही उसको मूंगा धारण करना चाहिए। दूसरा, जब आप मूंगा धारण करेंगे तो मंगल के शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मंगल जो है वो आपका जोश का कारक है। मंगल जो है यदि कुंडली में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो आपको अच्छी मतलब जो सेना से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, चाहे आर्मी के कोई भी फील्ड हो, उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी जॉब्स हैं उसको आप उसमें एक अच्छी पोजीशन पाते हैं। तो मंगल जो बेसिकली है वो जोश का, वो ब्लड का कारक है।
तो जब भी आप मूंगा धारण करेंगे तो आपकी ये सब चीजों में मतलब आपके आपके जोश में वृद्धि होगी। अब जब आपके जोश में वृद्धि होगी तो आप काम अच्छे से कर पाएंगे, आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए आपको मूंगा धारण करने की सलाह दी जाती है। तो ये तो बात होगी जोश की। तो दीपा जी, मंगल के बाद ग्रहों की श्रेणी में हम अगर बुध को ले, तो जिसका बुध इफेक्टिव नहीं है, अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो उसे कौन सा नंग पहनना चाहिए और उसके फायदे क्या होते हैं और उसके फायदे क्या होते हैं? देखिए, जैसे कि आपने पूछा कि बुध, तो नाम से ही पता लगता है कि बुद्धि का कारक बुध, ठीक है। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो क्या होगा, एक तो आपकी वाणी और वर्तन दोनों बिगड़ जाएंगे। दूसरी बात कि आपको स्किन इश्यूज भी होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तीसरी बात, आपका बिजनेस भी बहुत खराब तरीके से इफेक्ट होगा। तो अगर आपको बुध को पावरफुल करना है, और लेकिन बार बार हर रील में हर पोस्ट में मैं ये बोलूंगी कि प्रॉपर विश्लेषण के बाद ही तय होता है कि आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह पावरफुल हो जाए तो आपको पन्ना धारण करना है। पन्ना भी आपके वजन के हिसाब से आपको धारण करना है। आप पन्ना धारण करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ जाएगा। कहीं न कहीं आपको आपकी जो बुद्धि है वो अच्छी दिशा में, सही दिशा में, और आप एकदम बिना कन्फ्यूज़न के अच्छी तरह से आप डिसीज़न ले पाएँगे। आपके वाणी और वर्तन में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो जो पन्ना ग्रहण करना है, वो भी आपको लास्ट फिंगर, ये जो अपनी सबसे छोटी वाली फिंगर है ना, इसके साथ आपको ग्रहण करना है। तो इस फिंगर में आप पन्ना पहन सकते हैं, वज़न के हिसाब से आप पन्ना पहन सकते हैं। दीपा जी, मैंने आगे जिक्र भी किया कि लोग लीडरशिप के लिए गुरु को पहनना, पुखराज को पहनना पसंद करते हैं, और आपने उसके कुछ फायदे भी दिखाए। मगर अब सही तरीके से अगर हम आगे बढ़े कि गुरु ग्रह अगर जिसका अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, तो पुखराज पहनने से उसके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आएंगे? देखिए, पुखराज पहनने से एक तो क्या होता है कि गुरु जो है ना वो ज्ञान के होते हैं, ठीक है। जहां पर भी आपके अंदर ज्ञान की कमी या गुरु कुंडली के अंदर वीक है, आपके कमजोर हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि आप ज्ञान अर्जित भी नहीं कर पा रहे और ज्ञान बांट भी नहीं पा रहे। और देखा जाएगा अगर गुरु कुछ बहुत ज्यादा खराब है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा बोलने लग जाए, कि बहुत ज्यादा बिन मांगे ज्ञान देने भी लग जाए। तो ये गुरु की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए पुखराज पहनाया जाता है। और कई बार मैं आपको बताऊं कि यदि विवाह भी नहीं हो रहा होता है ना तो भी पुखराज पहनाया जाता है। लेकिन मैं फिर से वही बोलना चाहूंगी कि आप जब भी पुखराज पहनेंगे तो इसी फिंगर के अंदर आपको पुखराज पहनना है, मतलब अंगूठे की जो नेक्स्ट फिंगर है, थंब की जो बाजू वाली फिंगर है, उसके अंदर आपको पुखराज पहनना है। पुखराज हमेशा सोने में धारण किया जाता है। दूसरी बात, आजकल कई लोग ट्रेंड में आ गए हैं और वो लोग ने ना ये थ्योरी पुखराज की कि भाई ये फिंगर में पुखराज नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे? क्योंकि ये कर्म कांड में फिंगर वर्जित है, ये पितरों की फिंगर है। नहीं, पुखराज आपको इसी फिंगर में पहनना है, आपके वजन के हिसाब का पहनना है। दूसरा, सोने में पहनना है। और यदि गुरु कुंडली के अंदर कमजोर है तभी आपको पुखराज पहनना है। इससे आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। जिन लोगों की मैरिज नहीं हो रही है या थोड़ा प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी कुंडली के हिसाब से पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। तो बेसिकली आप एक अच्छे पुखराज पहनने के बाद एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। आप देखिए कि जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं या जितने भी कहती हूँ ना, एजुकेशन फील्ड में भी जो बहुत उच्च स्तर पे है, सबके गुरु ग्रह बहुत ही पावरफुल होंगे। तो पुखराज पहनने के ये सब फायदे जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको होंगे। दीपा जी, गुरु के बाद शुक्र की बात आती है, और डायमंड इज फॉरएवर ऐसा कहा जाता है, और आप भी डायमंड नगरी सूरत में रहती हैं। हर एक को डायमंड पहनना अच्छा लगता है, तो क्या सभी डायमंड्स को पहन सकते हैं और उससे क्या फायदे होते हैं? देखिए, डायमंड्स आर लेडीज बेस्ट फ्रेंड, ये तो सुना ही हुआ है और मुझे भी डायमंड बहुत ही पसंद है। लेकिन फिर मैं आपको एक बात बता रही हूँ, यदि आपकी कुंडली में शुक्र मार्केश है, मारक है, आप डायमंड नहीं पहन सकते हैं। हाँ, अगर आपका कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर है, ठीक है, तो उसको पावरफुल करने के लिए आप डायमंड पहन सकते हैं।
लेकिन मैं आपको ये बताऊं, यदि आपका शुक्र मारक है और आपने डायमंड पहन लिया, तो जो लेडीज अगर डायमंड धारण करती हैं तो उनको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो भी शुक्र मार्केश पे डायमंड ग्रहण करता है उसको थोड़ा सा वो आउट ऑफ द कैरेक्टर, मतलब कहते हैं ना, जिसका कैरेक्टर थोड़ा सा खराब भी करने के चांसेस है, क्योंकि शुक्र जो है वो भौतिक, डायमंड शुक्र से अगर हम कनेक्ट करें, और शुक्र जो है वो भौतिक सुख का कारक है, ठीक है। तो अगर कुंडली में वो अच्छा नहीं है और आप उसको धारण कर रहे हैं तो आपका कैरेक्टर भी खराब हो सकता है। लेकिन अगर वो वीक है और आप उसको पावरफुल कर रहे हैं तो दुनिया की सारी सुख सुविधा आपके पास आ जाती है। अगर किसी जेंट्स की कुंडली के अंदर शुक्र मार्केश है और आपने डायमंड पहन लिया है तो आपको किडनी रिलेटेड डिजीज भी हो सकते हैं, डायबिटीज, ये सब जो भी किडनी का, जो किडनी खराब होने से जितने भी डिजीज है वो सब हो सकते हैं। और अगेन मैंने बताया कि कैरेक्टर भी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो आप चाहे डायमंड पहने चाहे कोई भी स्टोन पहने, लेकिन आप कुंडली विश्लेषण कराने के बाद ही उसे धारण करें। डायमंड पहनने के सबसे ज्यादा फायदे पता है, हर एक को लग्जरी बहुत पसंद है, ठीक है। और अगर आपका शुक्र कमजोर है और आपने डायमंड पहना है तो आपको, एक तो आपका वैवाहिक सुख बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपका कारोबार, काम धंधा, उसमें भी वृद्धि होगी, आपको सुखों की प्राप्ति होगी, आपको शुक्र मतलब ऐश्वर्य, आपकी ख्याति, आप प्रसिद्ध होंगे। लेकिन वही बता रही हूं कि डायमंड भी हर एक को नहीं पहनना चाहिए। डायमंड भी, जो कि जैसे कहते हैं ना कि एक ये तो आम मिल जाता है, ये स्टोन तो कहीं परखने भी नहीं जाना पड़ता, आम मिल जाता है, हर ज्वेलर्स की दुकान पे आपको डायमंड मिलेगा। लेकिन फिर भी यदि आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन डायमंड भी आप कुंडली के विश्लेषण कराने के बाद ही ग्रहण करें। दीपा जी, आजकल तो नीलम बहुत ट्रेंड कर रहा है। लोग नीलम पहनना पसंद करते हैं, यूं ही शौक के खातिर भी पहन लेते हैं। तो शनि की इफेक्ट्स और नीलम किस तरह से रिलेट करते हैं? देखिए, नीलम दिखने में भी बहुत सुंदर स्टोन है, ठीक है, उसको देखकर ही मोहित हो जाते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये मात्र एक ऐसा स्टोन है जो रंक को राजा बना देता है और राजा को रंक बना देता है। नीलम हर एक धारण नहीं कर सकता है, ठीक है। कुंभ और मकर राशि में भी, या कुंभ और मकर लग्न में भी नीलम धारण करने से पहले अच्छे से कुंडली दिखवानी पड़ती है। अब नीलम, जैसे कि शनि की बात करूं मैं आपसे, क्योंकि शनि का जो स्टोन है वो नीलम है, तो शनि न्याय के देवता है। शनि कितने डिसिप्लिन में चलते हैं, वो कहते हैं आप डिसिप्लिन में चलो, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, ठीक है। वही मैं बता रही हूँ कि जब आप नीलम धारण करते हैं और आपको, अगर नीलम सही में आपकी कुंडली के लिए योग कारक रहेगा तो आपको वो इतनी डिसिप्लिन आपको बनाएगा, इतनी डिसिप्लिन लाइफ से आपको इतना ऊपर वो पहुंचा देगा कि आप वो सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। नीलम धारण करने से लाइफ में आपकी डिसिप्लिन बढ़ जाएगी, लाइफ में वो आपको हर एक वो चीज देगा जो आप डिजर्व करते हैं। और जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि जो आप डिजर्व करते हैं, तो वो डिजर्व कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो जन्म हमने लिया हुआ है, मनुष्य जन्म, ये कर्मों के, पिछले जन्मों के प्रारब्ध और कर्मों का फल है। तो यदि आपने सही कुंडली दिखाकर नीलम धारण किया है तो वो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने की कैपेसिटी रखता है। नीलम एक मात्र ऐसा स्टोन है जो बहुत जल्दी अपने दुष्प्रभाव भी दिखाता है और बहुत जल्दी अपने अच्छे प्रभाव भी दिखाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कार्य तो बहुत करते हैं, मगर उस कार्य के लिए उसको जो प्रशंसा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। जब ऐसा होता है तो जनरली एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि आपका सूर्य बलवान नहीं है। तो हर कोई बंदा जिसका सूर्य है वो बलवान नहीं है, क्या वो माणिक पहन सकता है? और अगर माणिक पहन सकता है तो माणिक से क्या क्या फायदे उनको मिलते हैं, ये भी आप बता दीजिए। देखिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा, इसका कारक होता है सूर्य, सूर्य ग्रह, ठीक है। यदि कुंडली के अंदर सूर्य बलवान नहीं है
तो पता है आपको कभी क्रेडिट नहीं मिलता, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। और जनरली लोगों को क्या चाहिए, सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन, कि भाई अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसका हमको एप्रिसिएशन चाहिए। कैसे चाहिए? एक तो मान सम्मान बढ़ना चाहिए, और एक मॉनेटरी भी उसका एप्रिसिएशन हर कोई सोचता है कि हमें मिले। तो यदि आपको आपकी लाइफ में किसी भी चीज की एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है या एप्रिसिएशन में कमी है, तो आप समझें कि आपका सूर्य बलवान नहीं है। और जब सूर्य बलवान नहीं है तो उन लोगों को माणिक पहनना चाहिए। और जब आप माणिक धारण करते हैं, तो माणिक धारण करने के बाद आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आप आपके काम पे कर रहे हो, चाहे आप अपनी नौकरी में कर रहे हो, उसका रियल एप्रिसिएशन आपको मिलना स्टार्ट होता है। कहीं ना कहीं लोग आपको रिकग्नाइजेशन देना स्टार्ट करते हैं और आपको एक उचित सम्मान देते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। इसलिए यदि कुंडली के अंदर सूर्य बलहीन है तो आपको मानिक जरूर धारण करना चाहिए। और अगेन मैं बता दूं कि आपको रिंग फिंगर में ही मानिक धारण करना है। न्यूमेरोलॉजी पर्सन के साथ कैसे रिलेट करती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि न्यूमरोलॉजी पर्सन के साथ इस तरह से रिलेट करती है कि नंबर जो आप ले रहे हैं ना, चाहे आपका फोन का नंबर है, चाहे आपकी गाड़ी का नंबर है, चाहे आपके घर का नंबर है, चाहे आपके बैंक का नंबर है, ये नंबर आपकी आइडेंटिटी है। आप ये नंबर को अपना ऑरा दे रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं। और जब से आपने ये हम कहते हैं ना, आजकल हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, और जब से मोदी जी आए उन्होंने तो डिजिटल इंडिया बना दिया है। तो ये डिजिटल इंडिया मतलब डिजिट्स का क्या मतलब है? अंक। देखिए, पहले हम बैंक में जाते थे, सब कुछ मैनुअल होता था। स्कूल में जाते थे, सब कुछ मैनुअल होता था। वो चौक बोर्ड, मतलब वो बोर्ड होता था और चौक से टीचर लिखते थे। आज आप देखें कि सब कुछ लैपटॉप, टैब और सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो उसी तरह से आज नंबर की क्या वैल्यू है? देखिए, कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि पहले तो नंबर नहीं होते थे तो क्या उनकी एनर्जी नहीं होती थी? आप जिस युग में बढ़ रहे हैं, देखिए सुबह उठे, सबसे पहला काम, अभी तो आंख बंद है हमारी, पर देखते हैं मोबाइल में टाइम क्या है। मोबाइल में टाइम देखते हैं ना। अभी वो अलार्म क्लॉक तो बहुत कम जगह होगी, पर इजीली मोबाइल में देख लेते हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मैसेजेस आई है, तो सबसे पहले आपने किस चीज की एनर्जी ग्रहण की? मोबाइल की। ठीक है। फिर उसके बाद एंड, अच्छा, पूरा दिन तो आप लैपटॉप पे, मोबाइल पे, सारे काम उस पे होते हैं। कितने आप कॉल्स लेते हैं, कितनी आप मीटिंग्स करते हैं, आजकल तो जूम मीटिंग्स आप देखें। तो सब कुछ किससे कनेक्टेड है? नंबर से। एंड में जब रात को आप सोते हैं तब भी अलार्म लगाकर सोते हैं, और एंड में रात को भी आप मोबाइल में अपने ईमेल्स हो गए, मैसेजेस हो गए, वो सब चीज आप मोबाइल से चेक करते हैं। इवन मेरी बात सुने, किसी को अपनी फीलिंग भी जाहिर करनी है तो किससे कर रहे हैं आप? मोबाइल से कर रहे हैं। आप कोई बैंक का काम कर रहे हैं, कोई सरकारी काम कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? आप मोबाइल से कर रहे हैं। तो क्या वो मोबाइल नंबर की एनर्जी आप पे वर्क नहीं करेगी? जी हाँ, बिल्कुल करेगी। तो मोबाइल नंबर आपको जब भी लेना है, क्योंकि जिस तरह से, अच्छा पहले जब ऑपरेशंस होते थे, ठीक है, जब डॉक्टर्स करते तो उनके टूल्स, अब तो आजकल रोबोटिक ऑपरेशन हो गए हैं, रोबोट्स ऑपरेशन कर रहे हैं। तो क्या युग नहीं बदल रहा है? तो युग के बदलने के साथ हमें भी बदलना है, और हमें किन चीजों से फायदा होता है वो चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं कि देखिए मोबाइल नंबर किस तरह से चूज किया जाता है। देखिए, मोबाइल नंबर हमेशा, जब भी आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ना, तो वो आपकी बर्थ डेट के ऊपर से आपका ड्राइवर और कंडक्टर निकालते हैं, और उसके हिसाब से, उसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से मोबाइल के कॉम्बिनेशन लिए जाते हैं। लेकिन मैं कुछ चीजें आज आपको बताऊं कि देखिए, हर कोई नहीं जाता लेने के लिए न्यूमरोलॉजी के पास में, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले गए, हर कोई तो नहीं जाता है। लेकिन मैं कुछ बेसिक चीजें आज आपको बताती हूँ कि आप लोग अपने आप भी अपना मोबाइल नंबर आप चूज कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिक चीज सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हर नंबर की एक एनर्जी होती है। यदि आपके फोन नंबर में कंटिन्यूस 1 1 1 1 1, मतलब एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, इज इनफ। लेकिन 1 की भी बहुत ज्यादा आप एनर्जी ले रहे हैं, और आपका टोटल भी अगर सही नहीं आ रहा है, ठीक है, मोबाइल नंबर का टोटल भी अगर आपके ड्राइवर और कंडक्टर को मैच नहीं कर रहा है, तो वो आपको बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव बना देगा, बहुत ज्यादा बहस करने वाला बना देगा। तो कोई भी नंबर की एनर्जी वो आपको लिमिट में रखनी है, और हमेशा उसको अपने ड्राइवर और कंडक्टर से चेक करना होता है। यदि
आप बार बार 2 रिपीट कर रहे हैं, और 2 न्यूमरोलॉजी में चंद्र का कारक है, चंद्र मतलब मन का कारक है। तो आप बार बार 2 रिपीट कर रहे हैं, 2 या फिर 2486 कुछ भी आप रिपीट कर रहे हैं, तो जो 2 की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा आपको इमोशनली डिसीजन लेने पे मजबूर कर देगी, आपको बहुत ज्यादा इमोशनल बना देगी। उसी तरह से 3 की एनर्जी, एक लिमिट से ज्यादा अगर आप 3 की एनर्जी भी देना स्टार्ट कर देंगे, राइट, जैसे 4 टाइम्स 3 रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स 3 रिपीट हो रहा है, और वो आपके लिए वो ठीक नहीं है, तो आप बिना मांगे भी सलाह देने लग जाएंगे, आपको उसके भी जो कहते हैं ना साइड इफेक्ट्स वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, आप ज्यादा बोलना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ जरूरत नहीं है वहां पर भी बोलना स्टार्ट कर देंगे, और उससे आपके काम बिगड़ेंगे। उसी तरह से 4, मैं आपको कहती हूँ यदि 4 राहु के अंदर आता है और यदि 4 की एनर्जी आपकी कंटिन्यूस रिपीट हो रही है, तो फिर आपको ये बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स दे देगा, ये आपको रिलेशनशिप इश्यूज दे देगा, ये आपको लीगल प्रॉब्लम्स दे देगा, और यदि आपका नंबर भी खराब, आपकी कुंडली भी खराब, आपका समय भी खराब, तो ये आपको जेल यात्रा कराने के लिए बहुत इनफ है। यदि एक 5 ही ऐसा नंबर है जिसकी एनर्जी आप बहुत बार रिपीट कर सकते हैं, तो 5 जो है वो यूनिवर्सल नंबर है, तो 5 के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि 5 एक आपके लिए बहुत अच्छा फल आपको प्रदान कर सकता है। फिर भी मेरी ये बात रहेगी कि आप अपने ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से ही अपना नंबर लें। 6, मैं आपको बताऊं यदि 6 बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा शुक्र की एनर्जी मिल रही है। अब उतनी एनर्जी आपके लिए सही है कि नहीं, वो कैसे पता चले? तो जैसे बहुत बार 6 रिपीट होता है, तो मैंने देखा है कि कई बार क्या होता है, उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस होते हैं, उसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं। तो 6 की एनर्जी भी बहुत बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। 7 की एनर्जी बहुत बार रिपीट हो रही है, रिलेशनशिप इशू आ जाएगा, ट्रस्ट इशू आ जाएगा, ऑलवेज आप, क्योंकि 7 केतु का नंबर है, ऑलवेज आपको असंतोष वाली फीलिंग आ जाएगी, आपको कहीं पे भी परिपूर्णता नहीं लगेगी, तो वो आपको एक कंफ्यूजन की स्टेट में हमेशा रखेगा। अगर 8 की एनर्जी, 8 इंफिनिटी, 8 शनि, अगर आप 8 की एनर्जी बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने नंबर में, तो ये भी आपके लिए अच्छी बात नहीं रहेगी, ये भी कहीं ना कहीं आपको लीगल इश्यूज में डाल सकता है। चलिए 9 की एनर्जी, 9 की एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है आपको, तो फिर आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, एक्सीडेंट प्रोन हो सकते हैं आप। लेकिन देखिए, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं कह रही मैं कि एक बार भी ये नंबर रिपीट नहीं हो चाहिए, नंबर की तो अपनी एनर्जी है, लेकिन क्या इसका रेपिटेशन आपके लिए सही है? क्या आपके लिए अंक शास्त्री न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या वो रेपिटेशन आपके लिए फलदायक रहेगा, शुभ फल देगा? उसके लिए आप अपना जो फोन नंबर है, जो भी आपके नंबर की एनर्जीज है, उसको एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से जरूर चेक करें। एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी, देखिए इसमें ना बहुत मतभेद है। 0, देखिए मेरा जो आज तक जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैं बताऊं कि मैं नहीं चाहूंगी कि 0 की एनर्जी भी बहुत फोन नंबर में रिपीट हो। उसका कारण है एज द नेम सजेस्ट 0, राइट। तो 0 का अगर आप देखें तो यहां से स्टार्ट हुआ, आप ऊपर से स्टार्ट हुए, नीचे आए और वापस आप ऊपर गए, लेकिन वापस से वही लूप वो कंटिन्यू कर रहा है। तो एक आध 0 हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कईयों का नंबर होता है ना 000, 4 टाइम्स 0, फिर 6 हो गया, 4 हो गया, तो इतनी भी 0 की एनर्जी आप यूज ना करें, क्योंकि बार बार कहीं ऐसा हो सकता है कि वो आपको एक ही सिचुएशन में और बार बार एक ही लूप में वो आपकी लाइफ को रखे। थैंक यू दीपा जी। एस्ट्रोलॉजी में स्टोन्स का क्या इम्पोर्टेंस है और कौन सा व्यक्ति किस तरह से स्टोन को ग्रहण कर सकता है, इसके पीछे कौन कौन सी बातें छिपी हुई होती है, सारी बातों पर आपने अच्छी तरह से प्रकाश डाला। हमारे दर्शकों की ओर से मैं आपको अगेन थैंक यू करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकी उसके लिए मैं अपने आप को बहुत लकी गिनती हूँ, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। नमस्कार।